Hello, everybody. For those of you who have forgotten, this is just a reminder that my name is Satyam Jain and I welcome you to understand UPSC. And in this particular video, this is precisely what I'll be discussing of why I was absent on this platform, on this YouTube platform, for the past nearly a month. So, there is a third stage of the UPSC examination known as the personality test or the interview phase, the interview preparation phase. So, I was preparing for my personality test, my interview, and because the last month is very crucial, so I was not able to come here and discuss things with you guys. But today, finally, I want to share that experience with you. See, please take this video as just, you know, sitting casually with friends talking like that. No need to derive a lot of meaning out of it, है ना. No need to derive a lot of preparation strategies out of it. मज़ा आएगा आपको वीडियो सुन के, है ना, ये पक्का है. वीडियो देख के मज़ा आएगा. तो जिसको थोड़ी इंटेलेक्चुअल बातें सुननी है वो भी मिल जाएगा, जिसको थोड़ा फन सुनना है वो भी मिल जाएगा. इट विल बी एन ऑल कंपासिंग थिंग. ठीक है, चलिए. सबसे पहली बात ये है कि देखिए, जब मैं आंसर्स बताऊंगा अभी, सो दे विल हैव अ बिट ऑफ पोस्ट एनालिसिस, राइट. द आंसर्स, आई कैन नॉट टेल यू द पॉजेज, द हिकअप्स दैट I might have had at that particular point of time. So it might sound very smooth, but it was not. And nobody in the interview room is so immaculate that they are giving very smooth answers and with flowery vocabularies are flowing like a stream of river. है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है. देर आर सो मेनी हिकअप्स, है ना, रुक रहे हैं आप, बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, ऑल ऑफ दैट. सो दैट माइट नॉट साउंड हियर बट इट इज ट्रू. देन सेकेंडली, दैट आई रियलाइज दैट माई आंसर्स माइट लुक जेनरिक टू, कि अरे यार ये बंदा, ये तो हम ही बोल देते, ये तो हम भी बोल देते. हाँ, ऑब्वियसली आप भी बोल दोगे, मैं भी आपके जैसा ही हूँ ना. तो आप भी कल इंटरव्यू रूम में जाके बैठोगे तो बोलोगे ही. सो देव, तो ऐसा कुछ बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द ब्लू कुछ मैं बोल दूंगा, राइट. एंड ऑब्वियसली दैट दे कुड हैव बीन बेटर, मच बेटर. लेकिन प्रेशर सिचुएशन में, उस सिचुएशन में जब 5 एमिनेंट लोग आपके सामने बैठे होते हैं, उतना ही हो पाया मेरे से. तो दैट इज व्हाट आई विल बी टेलिंग यू. देयर विल बी नो पॉलिशिंग, देयर विल बी नो एक्स्ट्रा एडिशंस. ओके, राइट. ऑल्सो ट्राई टू लिसन इट टिल द एंड. भले ही 1.25 1.5 पे सुन लो, जैसे आपकी मर्जी. एंड देन लेट मी नो योर व्यूज एंड ओपिनियंस इन द कमेंट्स. बहुत ज़्यादा ऐसे हार्श क्रिटिसिज्म मत देना यार, है ना. रिजल्ट के पास इंटरव्यू को लेके हार्श क्रिटिसिज्म दोगे तो डर बैठ जाएगा थोड़ा. सो प्लीज ट्राई एंड अवॉइड दैट. बट नो, जस्ट जोकिंग. कुछ भी सजेशन हैं, आपके व्यूज हैं, ओपिनियंस हैं, ऑलवेज लाइक डिस्कसिंग देम, यू नो दैट वेरी वेल. ऑलराइट, चलिए फिर लेट्स बिगिन. सो ऑन द इंटरव्यू डे, my interview was on 4th of April, the 4th of April, right, that went in the morning slot, and there were 5 boards. So there were 6 students per board per slot. So एक मॉर्निंग स्लॉट होता है, एक आफ्टरनून स्लॉट होता है. तो मेरा मॉर्निंग स्लॉट में था. मॉर्निंग स्लॉट में 30 बच्चे आते हैं, आफ्टरनून में 30 बच्चे आते हैं. 5 बोर्ड्स होते हैं, एक बोर्ड 6 बच्चों को अटेंड करता है. ठीक है. अपने बोर्ड में मैं ओपनिंग बैट्समैन था, सबसे पहला नंबर मेरा ही आया. तो मेरा इंटरव्यू लगभग 10 बजे शुरू हो गया था, नियर अबाउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, है ना. मैं चेम्बर के बाहर, जो मतलब ऐसे होता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, एक सेंट्रल होल करके होता है यूपीएससी में, उसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है. आप एक टेबल पे बैठे होते हैं, वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है. फिर एक इंसान आता है, आपको लेके जाते हैं वो अपने साथ, और जिस भी पर्सन के, जिस भी मेंबर के बोर्ड में आपका इंटरव्यू है, उसके बाहर आप एक चेयर पे बैठते हैं. वो चेयर की फोटो आपने थंबनेल में देखी होगी, राइट. वो वही चेयर होती है ना. आजकल उन पे थोड़ी गद्दियाँ लग गई है, वो थोड़ी पुरानी फोटो है, मेरे को नहीं, कहीं से मिली नहीं थी. उन पे गद्दियाँ लग गई हैं तो वो थोड़ी सॉफ्ट लगती हैं अभी. तो इट्स लाइक हैव इम्प्रूव्ड अ बिट. ऑल राइट. तो वहाँ चेम्बर के बाहर आपको 5 मिनट बैठना होता है. आई सेट फॉर 5 मिनट्स while the members inside were discussing my DAF. Okay, and those 5 minutes, मतलब एक इंसान थीस्ट है कि एथीस्ट है, उन 5 मिनट में पता चलता है. वो धर्म, भगवान, शक्ति में विश्वास करता है कि नहीं करता है, अल्लाह, खुदा, जीसस, यीशु, जो भी विश्वास करता है कि नहीं करता है, वो आपको उन 5 मिनट में पता चलता है भैया. अगर तो कोई पक्का नास्तिक है तो ठीक है, उसके दिमाग में आएगा नहीं. नहीं तो ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके दिमाग में एक बार भगवान का नाम ना आए. सो दिस 5 मिनट्स आर लाइक रियली लॉन्ग. ओके. Then obviously the time to go in, so they tell you that okay, there is a bell that rings. अंदर से बेल की आवाज़ आती है, टन टन. और फिर आपको पता चल जाता है कि आपका बुलावा आ गया है. चलो, बुलावा आया है, so time to go in. You stand, you open the gate, you seek the permission, and then you enter. So I entered and I found out
that the chairperson, sir, of my board was Dinesh Dasa, sir. So he has been a former GP, former Gujarat PSC chairperson also, chairman also, and post that he has been appointed as the member of the UPSC. So he was the chairperson. Then apart from him there were four other members. तो ऐसे होता है कि जैसे ऐसे चेयरपर्सन बीच में बैठे हैं, दो मेंबर यहाँ बैठे हैं, दो मेंबर यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ सामने बैठे हैं, बीच में एक टेबल रखी है, राइट। तो यहाँ पे एक लेडी मेंबर बैठे थे, बाकी ये तीनों मेल मेंबर्स थे और ऑब्वियसली दिनेश दास सर थे, और यहाँ पे मैं बैठा था सामने, ठीक है। तो ये सेटअप है। इधर सामने यहाँ पे गेट होता है, आप गेट से एंट्री लेते हैं, यहाँ पे खड़े होते हैं आप। तो व्हेन आई एंटर्ड, मैंने हाथ जोड़े, सबको गुड मॉर्निंग कहा। सर ने कहा कि आप कैसे हैं, तो मैंने कहा सर मैं अच्छा हूँ। सर हिंदी में ही बात कर रहे थे। तो हुई सर आप कैसे हैं, मैंने कहा सर मैं अच्छा हूँ। तो सर ने कहा बैठिए सत्यम बैठिए। तो मैं बैठा। फिर सर ने दोबारा पूछा, दिस टाइम इंग्लिश इंग्लिश में, हाउ आर यू सत्यम। तो अब आई वॉज प्रिपेयर कि यहाँ से चलेगा इंटरव्यू, यहाँ से चलेगा। तो मैंने बोला सर आई एम फाइन एंड एक्साइटेड टू बी हियर। तो कहते अच्छा नाइस। तो स्माइल किए, फिर उन्होंने मेरा बेसिक इंट्रो दिया, मतलब पढ़ा, सत्यम है, यहाँ से बिलोंग करता है, यहाँ से ये ग्रेजुएशन किया है। तो सर ने कहा कि अच्छा आपने इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है, मैंने कहा हाँ जी सर। तो कहते कि अच्छा इस ग्रेजुएशन के अलावा आपने इस यूनिवर्सिटी से कुछ और किया है, वो क्या है। तो ऑब्वियसली वो मेरे डैफ में जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसमें लिखा होता है कि आपने क्या किया है। तो ग्रेजुएशन के अलावा मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो हैं, सो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, बता देता हूँ। मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे उनके ऑफिस में मैंने इंटर्नशिप की थी अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पे, काफ़ी पुरानी बात है। सो सर ने कहा कि अच्छा आप अपनी इंटर्नशिप के बारे में बताइए, हमें और विस्तार में बताइए। तो अब बट आई वॉज कम्प्लीटली फॉर्मल एंड कम्प्लीटली इन इंग्लिश मोड, तो बैठते ही मेरा वो फॉर्मल वाला बटन ऑन हो गया था। तो आई स्टार्टेड टेलिंग सर अपनी इंटर्नशिप के बारे में कि मैंने क्या क्या किया। तो सर ने कहा अच्छा ओके। तो क्योंकि उसमें लिखा था वाइस चांसलर्स ऑफिस, तो सर कहते कि सो दिस वॉज माई फर्स्ट टफ क्वेश्चन। इसको भी क्वेश्चन काउंट कर ही सकते हैं, अपनी इंटर्नशिप के बारे में बताइए, डिस्कशन तो उसके पहले ही शुरू हो गया था, बट दिस वॉज अ प्रॉपर फर्स्ट क्वेश्चन। तो द फर्स्ट क्वेश्चन जो जनरली आप देखते हैं ना यूट्यूबर्स ऐसे, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, तो ये मेरा पहला क्वेश्चन है जिसको सुन के रूह कांप जाए इंसान की। मेरा पहला क्वेश्चन था, ओके मिस्टर जैन, इफ यू मेक यू द एजुकेशन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, what will be the three key changes or the three key things that you will recommend to the government of India regarding the appointment of vice chancellor to the universities? And I was like, हैं जी मतलब अपने दिमाग में पूरा सेकंड आई वाज लाइक ओके, ये तो मैं प्रिपेयर्ड नहीं था इस चीज़ के बारे में, बट ठीक है चलिए। चल रहा था वाइस चांसलर की चीज़ें न्यूज़ में, तो मैंने बेसिक बेसिक पढ़ा था। तो मैंने सर से कहा कि सर मुझे आप कुछ सेकंड्स दें तो मैं सोच लूँ। तो सर ने कहा बिल्कुल सोच के बताइए। तो मतलब इंग्लिश में आई asked for a few seconds. Then I said that, sir, I believe that the first thing is that the vice chancellor should not come from a political background. They should be people from academic backgrounds. The second thing is that they should come from a consensus whereby the stakeholders of the university, for example, the department heads and the teacher association heads, should be consulted at least before the appointment of the vice chancellor. And the third thing, sir, that the vice chancellor's post and office should be free from political interference and should completely focus upon the development of a university. तो सर ने कहा कि but why don't we think in a broader perspective and appoint IAS, IPS, IFS officers to the post of vice chancellor? ये क्यों नहीं सोच रहे हैं आप। तो मेरे को लगा अच्छा ओके। तो मैंने कहा सर डेफिनेटली दैट कैन बी अ केस, वी कैन डू दैट, बट there will be an issue there. Majorly two issues will be there. The first thing is that that person will be an outsider who will be heading the university. तो सर ने कहा, सर ने मुझे रोक दिया वहीं पे, कहते कि सो दैट्स ओके, एक आईएफएस ऑफिसर है, फॉरेन सर्विसेज का ऑफिसर है, बाहर इतनी यूनिवर्सिटीज़ देख के आया है, इतनी अच्छी अच्छी एजुकेशन देख के आया है, ही और शी हैज़ सीन सच गुड यूनिवर्सिटीज़, आके इम्प्रूव करेंगे यूनिवर्सिटी को। मैंने कहा सर डेफिनेटली दैट इज़ वन ऑफ द केसेस दैट कैन हैपन, बट सर the point is that even for the selection of vice chancellors currently, or the thing that I am proposing, there is a good academic background behind the appointment of vice chancellors that is done by the search and selection committee. And regarding the foreign exposure, what we can do is we can have a bridge course whereby we can send our vice chancellors to get trained or to visit various foreign universities and look at their workings.
तो सर को लगा चलो ठीक है. देन सर सेड एंड वाई टू क्रिएट कंसेंसस, तो मैंने अपने पॉइंट में बोला था ना कंसेंसस क्रिएट करते हैं, तो सर वॉज लाइक कंसेंसस क्यों क्रिएट करना है, क्यों पूछने जाके स्टूडेंट से कि वाइस चांसलर कौन होना चाहिए. मैंने कहा सर आई एम नॉट सेइंग दैट वी शुड आस्क द स्टूडेंट्स, दैट माइट नॉट बी feasible एंड दैट माइट नॉट बी इवन राइट, बट एटलीस्ट the people sitting at various department heads should be consulted because it would ease the process of the working of the university, the entire administration. तो सर कहते कि कैसे वाइस चांसलर कैसे ये इससे ईज हो जाएगा. तो मैंने कहा सर आई हैव सीन फ्रॉम इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस दैट because of conflicts between the teacher association of the departments and the vice chancellor's office, sometimes there is a logjam that gets created, and because of that I believe that if we come to a consensus before appointment, that could be a better thing. सर कहते कि ठीक है ओके चलो. देन सर सेड कि एंड वाई आर यू स्पेसिफिकली स्ट्रेसिंग, दोबारा वो उस पर, वाई आर यू स्पेसिफिकली स्ट्रेसिंग अबाउट द फैक्ट कि जो इंसान है वाइस चांसलर वो यूनिवर्सिटी या एकेडमिक बैकग्राउंड से होना चाहिए, वाई इज दैट इंपॉर्टेंट. तो मैंने कहा सर बिकॉज समबडी हु कम्स फ्रॉम विद इन विल know the problems of the particular university, of the entire education system going on in the university. तो सर ने कहा कि चलो ठीक है. तो फिर then the sir asked me a next question. He said अच्छा tell me what is professor of practice. अब ये टर्म मैंने कभी सुना नहीं था, तो मैंने सीधा बोला कि apology sir I have not heard of this term. तो इतने में साइड में एक मेंबर बैठे थे, उन्होंने कहा कि हाँ सर ये थोड़ा रीसेंट का टर्म है. तो सर ने फिर मेरी ग्रेजुएशन देखी, बोले कि अच्छा हाँ हाँ आपके टाइम पे ये नहीं रहा होगा, इट माइट नॉट बी देयर एट योर टाइम, कोई बात नहीं आप पढ़िएगा इसको जाके. मैंने कहा श्योरली सर आई विल. तो यहाँ पे मेरा पहला क्वेश्चन खत्म हुआ. देन द सेकंड क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग, द सेकंड क्वेश्चन वाज कि जो चेयरपर्सन सर ने पूछा, दिनेश सर ने, उन्होंने कहा कि सत्यम वी बिलोंग टू अ कंट्री ऑफ गांधी एंड बुद्ध, वी डू यू बिलीव दैट द वैल्यूज आर डीपली रूटेड इन आर नेशन. मैंने कहा डेफिनेटली सर, बी इट दैट ऑफ नॉन वायलेंस, बी इट दैट ऑफ अहिंसा, बी इट दैट ऑफ लव, be it that of tyag, everything is rooted in the Indian culture. Sir said, and even then we are increasing our defense budget. Why this contradiction? Why are we moving on to this contradiction? तो अगेन मेरे को लगा ओके यार, अगेन आई वाज नॉट दैट वेल प्रिपेयर्ड. ये तो मतलब क्वेश्चंस आप एंटिसिपेट कर नहीं सकते हैं ना, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि आपके डायरेक्ट से डायरेक्टली नहीं आ रहे हैं ये. दिस माइट लुक लाइक कि अच्छा गांधी तो हम पढ़ते ही हैं, बट यू डोंट एवर रीड ना, इस ऐसे प्रिपेयर नहीं करके आते हो ना आपकी गांधी हम पढ़ते हैं तो डिफेंस बजट क्यों इंक्रीज हो रहा है. सो यू डोंट एंटायरली फ्रेम योर आंसर. सो आई सेड दैट सर आई कैन थिंक ऑफ टू रीजंस राइट नाउ. द फर्स्ट इज दैट व्हेन गांधी जी एंड गौतम बुद्ध talked about the personality development or a nation's development with the spiritual views that they gave, they talked about an ideal world, right? But currently we live in a more pragmatic world. So India cannot afford to not work on its defense budget when we see that India's enemies or India's hostile neighbors or India's hostile extended neighbors are increasing their defense budgets, purchasing and developing new nuclear weapons by the day. Then, sir, the second point is that even Gandhi and Buddha have accepted the fact that any sort of development in a person's life or any sort of value education in a person's life will only come after the first basic need of that person is met, which is security of life. So, sir, to ensure any kind of development on any level, be it of values or economy, what we need is security of individuals, and that is why we need to secure our borders internally, externally, and that is why we need to increase our defense budget. Okay, done. सर ने कहा ठीक है. Then the next question came. ये question तो मुझे बहुत ही उस टाइम पे ऐसे एकदम सुन के टफ लगा. So this was my interview, एकदम ऐसे tough, bang 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 सीधा. So the question was कि why does a country wage, so सर ने बोला कि सत्यम हर जगह वॉर हो रहे हैं, रशिया यूक्रेन is fighting, Israel and Gaza, so much of war is there, Africa is burning in wars. Why does a country wage war against another country? And don't tell me the political, economical, geographical, historical reasons around it. Specifically explain to me, why does a country wage war against another country from a philosophical point of view? भाई सुन के ना मेरे को ऐसे हो गया कि यार ये क्या आ गया. Why does a country wage war against the other country from a philosophical point of view? मैंने दोबारा सर से कहा कि सर कैन आई जस्ट टेक अ फ्यू सेकेंड्स टू फॉर्मुलेट माई थॉट्स. सर ने कहा बिल्कुल.
तो मैंने कहा सत्यम चलो लगाओ फिलोसफी का ज्ञान। तो philosophy is my optional for those of you who do not know this. तो मैंने कहा कि सर I can think of 2 to 3 philosophies to explain this particular answer. The first one is that of the utilitarian theory. तो मैंने explain किया सर, a country wages war against another country because of a narrow interpretation of utilitarianism, whereby utilitarianism says, in a broad sense, that happiness of everybody lies, that we should try to maximize the happiness of every individual. Whereas, sir, a narrow interpretation of utilitarianism says that I should try to maximize the happiness of my citizens. So, whenever this particular narrow perspective of utilitarianism will be there, it will be waging war against another country. I said, sir, the second thing is that I can explain it philosophically through the deontological perspective. I said, sir, it is the duty of a nation or of a national leader or our leaders. It is their duty to protect the nation, and they do their duty for the sake of duty. So whenever there is an external aggression, external threat, even the minutest of threat, they have to secure their own borders. It's their duty. And that is why we have the deontological theory here. Then I said, sir, on a third point, I can relate it to Anekantvad, whereby Anekantvad says that every person can have a different opinion. What you need to do is not think that only your opinion is correct, but also understand that the person on the opposite end might also have some perspective to share, or might also have some truth in what they are sharing or saying. Because we do not follow Anekantvad and we think that our truth is the supreme truth, we end up discarding other nations, other priorities, other people, and we start waging war against them. तो सर ने कहा कि ठीक है. Here, at this particular point of time, my interaction with the Honorable Chairperson, Dr. Dinesh Das sir, ended. Then came member 1. So the first question was a bit like, roadblock for me. He said, you come from वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. आज बहुत लोगों को मेरी स्टेट का पता चलेगा, नहीं पता था ना बहुत लोगों को, सब गैस करते थे ये राजस्थान से है, एमपी से है, हरियाणा से है, कोई झारखंड बोलता था, यानी कहाँ का, कोई महाराष्ट्र बोलता था. सो मैं को ऐसे ऑल इंडिया बना रखा था, बट या सो ही सेज कि यू कम फ्रॉम वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, देयर इज अ वेरी पेक्यूलियर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इन योर एरिया. टेल मी व्हाट इट इज एंड हाउ वुड यू सॉल्व इट. अब सी, द प्रॉब्लम विद सच क्वेश्चंस इज दैट आई कैन नॉट गेस कि सर के दिमाग में क्या लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम चल रही है. तो मैंने सबसे पहले बोला कि सर, आर वी डिस्कसिंग अबाउट द civic sense that sometimes people don't display. Sir said, yeah, that might be one of the cases, but think about something else. मैंने कहा, okay sir, so then can we think about sectarianism, that people are divided on the lines of various groupings, for example say caste, religion, then region, and ऐसे छोटे छोटे कास्ट के अंदर भी सब कास्ट एंड सब ग्रुप्स. तो सर ने कहा कि हाँ, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स. खैर आगे बढ़ते हैं. सो द पॉइंट इज दैट आई कुडंट थिंक एग्जैक्टली व्हाट सर वाज थिंकिंग बेसिकली इस पॉइंट पे. तो ठीक है, कोई नहीं, ये क्वेश्चन को याद रखिएगा, बिकॉज द रेफरेंस टू दिस क्वेश्चन विल कम अगेन इन द फोर्थ मेंबर. ओके, मतलब मेंबर नंबर 3, ये मेंबर नंबर 1 चल रहा है, मेंबर नंबर 3 पे दोबारा रेफरेंस आएगा, तो उसको याद रखना है. Now, the second question Sir asked, which is very like close to my heart, he said, Satyam, you are an aspirant. What do you think about an aspirant being a mentor? क्योंकि मेरे ड्राफ्ट में दिख रहा है कि मैंने ऐसे कुछ सालों से मेंटरिंग कर रहा हूँ मैं. तो सर ने बोला कि what do you think about an aspirant being a mentor? तो मैंने कहा सर, I think that it is absolutely fine, because if I take my personal case here, what I share with my students and with other aspirants is my knowledge, my understanding, why I failed when I failed, what I learned when I failed. So what I share are my experiences. And if by following them, if by understanding them, they are able to get a better perspective about the examination, I believe that the purpose is solved. I further continued my answer and said, Sir,
I believe that it is also important because an aspirant is currently in the cycle. So a person who is right now in the cycle will always know the cycle more closely and personally. तब मैंने सर को एग्जाम्पल भी दिया कि सर इवन ड्यूरिंग माई डेज व्हेन आई वाज नॉट एबल टू क्लियर द फर्स्ट स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन, one of my seniors who was an aspirant himself, who didn't clear the exam ultimately, who was an aspirant himself, gave me some key advices because of which I was able to clear the examination at that particular point of time. So I believe that, sir, an aspirant with the right intention, with the right motive, will always be a good mentor. सर को लगा कि ठीक है, तो सर ने फिर थोड़ा और प्रेशर क्रिएट किया मेरे पे. तो सर ने मुझे बोला कि चलो लेट्स कंसिडर ए सिचुएशन, यू आर सिलेक्टेड एंड नाउ यू आर आस्क्ड टू मेंटोर स्टूडेंट्स फॉर द पर्सनालिटी टेस्ट राउंड. Mr. Satyam, you have reached, now we are not talking about the first stage, we are talking about the third stage where you are standing right now, sitting right now. Tell me, if you are asked to mentor students for the personality test, how would you do it? तो इससे पहले मैं अपना आंसर सोचता, सर ने आगे बोला, also consider the fact that the personality test is so non-transparent. You do not have any knowledge about it. You don't know anything about the board, about the people sitting in the board, the criteria on which the marks are given, or anything else. It is so opaque, so non-transparent. मैंने कहा सर डरा रहे हो गया, मतलब बोला नहीं ऐसे, दिल में सोचा डरा रहे हो गया सर ऐसे बोल बोल के कि नॉन ट्रांसपेरेंट बट खैर. तो सर वाज लाइक, देन टेल मी हाउ विल यू मेंटोर स्टूडेंट्स फॉर द पर्सनैलिटी टेस्ट राउंड. सबसे पहले उन्होंने पूछा कि कैन यू मेंटोर स्टूडेंट्स फॉर द पर्सनैलिटी टेस्ट राउंड. मैंने कहा सर आई डेफिनेटली थिंक दैट वी कैन. अच्छा मेरे तो अभी एक्सपीरियंस है ना, ऑलरेडी ऐसे 700-750 लोग हैं जो इंटरव्यू दे रहे हैं हमारे साथ है ना, हमारे ग्रुप से. तो उसमें से ऐसे हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स के साथ बातचीत हुई है, तो मेरा तो एक्सपीरियंस था क्वेश्चन में क्या ही बोलता है इसमें. मैंने कहा कि सर डेफिनेटली आई थिंक दैट वी कैन गाइड एंड गिव सम इंस्ट्रक्शंस एंड सम हेल्प, सम मेंटरिंग टू द स्टूडेंट्स इन द पर्सनैलिटी टेस्ट राउंड. तो मैंने बोला कि सर आई नो दिस बिकॉज दिस इज माई थर्ड इंटरव्यू. मैंने बोली ये चीज़ कि सर दिस इज माई थर्ड इंटरव्यू एंड इन माई सेकेंड इंटरव्यू, when I understood that what mistakes did I make in my first interview, it really worked for me and I was able to score much better marks than my first interview. I was able to score nearly 24 more marks in my second interview. So I definitely believe that there is a systematic process and it can be taught, it can be at least conveyed. So he said that, acha theek hai, then tell me 2 to 3 things that you will tell those students who you'll be mentoring for the personality test. तो मैंने बोला कि सर द फर्स्ट थिंग दैट आई विल बी टेलिंग देम इज दैट यू हैव टू फिल योर डैफ, योर डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म very honestly, and not just honestly but also after a lot of churning up. Sit down with it, churn up your thoughts, think about it, think about what you have done in life, what your personality is, and then fill your DAF very honestly. तो सर ने कहा कि अच्छा इससे क्या होगा. मैंने कहा सर बिकॉज एट टाइम्स इंटरव्यू गोज अ लॉट अराउंड डैफ, मेरा तो नहीं जा रहा था but because interview goes around a lot around DAF, and if somebody has lied on their DAF, it is a very negative perception about their personality. It is a very negative trait about their personality. So that would be my first advice, sir. My second advice would be, whatever you'll read over these months, don't read it in a superficial manner. Don't read it just for the surface. Read it by going in depth. Read it by understanding and build your concepts over it so that you have a very fine understanding of what the other person will ask. Be very specific in your answers rather than giving vague answers. इसको ऐसे समझिए कि अगर मैं ऐसे बोलूं, कोई मुझे बोले कि आपको क्या लगता है कि इंडिया में अगर एक सेक्टर को हम बूस्ट करेंगे तो किससे जॉब ज़्यादा क्रिएट होंगी, ठीक है, सपोज करिए, मैंने बोला नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ. तो मान लीजिए एक इंसान बोलता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने पे जॉब्स क्रिएट होंगी. वहीं दूसरा इंसान बोलता है कि सर मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का जो मार्केट है वो थ्राइव अच्छा कर रहा है, तमिलनाडु ने बहुत अच्छा मॉडल क्रैक किया है उसका, और अगर हम उस मॉडल को रेप्लिकेट कर सकें और वहाँ पे बूस्ट दे सकें तो डेफिनेटली जो जॉब्स हैं वो ज़्यादा क्रिएट होंगी. तो अब आप बताइए किसका आंसर बेटर है. ऑब्वियसली इसका आंसर बेटर है ना. सो ये मैंने सेकंड एडवाइस दिया. माई थर्ड एडवाइस वुड बी सर दैट यूपीएससी इज काइंड इनफ टू प्रोवाइड अ डिटेल्ड सिलेबस ऑफ द पर्सनैलिटी टेस्ट वेयर बाय there are 12 to 13 keywords that are written. A person should note those keywords down, and rather than just visiting any random coaching,
What a person needs to do is sit with those keywords and think through what they mean and how those keywords have been important or have played significant important role throughout that person's lifetime, sir. And once a person is done with this thing, he or she will be better prepared for the interview. तो उन्होंने कहा ठीक है, यहाँ पे मेरी इन मेंबर के साथ भी डिस्कशन हुई खत्म. देन वी केम टू द नेक्स्ट मेंबर. तो इन्होंने बोला कि अच्छा मिस्टर जैन, we see that currently because of a lot of vested interest of people, there is a north south divide that is being created. Tell me which Indian philosophy would unite them. मेरे को लगा अच्छा ठीक है भाई, फिलोसफी पूछ रहे हैं तो मैं फिलोसफी सोचने लगा. तो मैंने जैसे कुछ बोलना शुरू किया, कोई फिलोसफी, अब मुझे याद नहीं मैंने किससे स्टार्ट किया. सर ने बोला नो नो नो, not the theoretical philosophy, but tell me the name of the practical philosopher. तब मेरे को समझ में आया कि सर क्या पूछना चाह रहे हैं. तो लकीली मैंने पढ़ रखी थी वो चीज़ कभी पहले, सालों साल पहले, तो वो काम आई. तो मैंने कहा कि सर देन आई वुड टेक द नेम ऑफ आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज, who was so visionary that he created 4 mutts at 4 corners of India, uniting the entire India into one single thread. And that is what people today need to realize, that it is not about north or south. It is about being connected with a common thread, a common culture, a common root that makes us Indians. Sir ने कहा ठीक है. Then sir said कि अच्छा we keep hearing this term in the news, what is jobless growth. तो ठीक है, ये तो थोड़ा मतलब सिंपल आंसर है, सबको यूपीएससी वालों को पता होता है जनरली. तो मैंने कहा कि सर पोस्ट द एलपीजी रिफॉर्म्स कैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिलना चाहिए था, बट क्योंकि हमने लिबरलाइज किया इकॉनमी को, उससे पहले एग्रीकल्चर था, लिबरलाइजेशन की वजह से सर्विस सेक्टर जो है वो थोड़ा तेज़ी से बढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ नहीं पाया, सर्विस सेक्टर जो है वो मेजरली ग्रोथ को ड्राइव कर रहा था. तो ग्रोथ तो हो रही थी, लेकिन क्योंकि सर्विस सेक्टर में उतने लोग एम्प्लॉय नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ वेरियस लिमिटेशंस, तो हम, बिकॉज इट इज़ नॉट अ लेबर इंटेंसिव सेक्टर, तो हम उतने लोगों को जॉब्स नहीं दे पाए. बट सर अभी ये चीज़ इंप्रूव हो रही है. हमने पिछले कुछ वक्त से देखा है कि कैसे अनएम्प्लॉयमेंट की जो दर है वो घट रही है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया में धीरे धीरे बूस्ट कर रहा है और गवर्नमेंट बहुत अच्छे प्रोग्राम चला रही है, जैसे कि पीएलआई स्कीम एटसेट्रा, एंड सिमिलरली ऑल्सो स्किलिंग ऑफ द लेबर, ताकि ये जॉबलेस ग्रोथ का जो ट्रेंड है इसको कम किया जा सके. सर ने कहा ठीक है. देन सर ने मेरे से लास्ट क्वेश्चन पूछा कि टेल मी विच इंडियन फिलोसफी इज रेलिवेंट फॉर द यंग जनरेशन सेलिब्रिटी ब्यूरोक्रेट्स. मेरे को लगा यार ये ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं मेरे से. तो बेसिकली वही सर ने पूछा है, मतलब कि भाई आजकल ये सिलेक्ट होता है उसके बाद सीधा इंस्टाग्राम पे और रील्स में दिखने लगते हैं. तेरी अखियाँ, तेरी पता नहीं क्या क्या है ना. तो सर ने बोला कि टेल मी विच इंडियन फिलोसफी वुड यू रिकमेंड और इज रेलिवेंट फॉर द फॉर द यंग जनरेशन सेलिब्रिटी ब्यूरोक्रेट्स. तो मैंने सोचा थोड़ी देर, तो मैंने उसको फिर एक्सप्लेन किया अच्छे से. तो मैंने कहा कि सर द फिलोसफी ऑफ द सांख्य स्कूल आई बिलीव दैट विल बी वेरी रेलिवेंट हेयर. तो सर ने कहा बताइए. तो मैंने कहा सर इन द सांख्य स्कूल, आप लोग भी सुन लो, प्रीलिम्स में आ सकता है. तो मैंने कहा सर इन द सांख्य स्कूल द स्कूल टॉक्स अबाउट हाउ पुरुष wrongly identifies himself or itself as being part or attached to the prakriti. Similarly, some young generation bureaucrats today attach themselves with the glory, the fame, the perks that are coming up with that selection criteria. And because of this, they are not able to rightly identify that they are not here or they are not provided this selection to become an Instagram influencer or celebrity, rather to go on the ground, be anonymous and work to implement the public policy to better the lives of people. So sir, the Sankhya school says कि जिस दिन, the day the Purush will shed off the ignorance of the Prakriti and gain the knowledge of its real self, that day its liberation will occur. Similarly, if young generation bureaucrats come to realize and understand that the perks given to them, the fame that they are getting, the reach that they are getting is not for their personal benefits, is not for them to become a celebrity, rather to celebrate the life of people, that day, sir, the bureaucracy will really hold its name to the highest honor. तो सर ने इस पे कहा कि अच्छा गुड, पता नहीं गुड बोला है कुछ बोला है सर.
तो यहाँ पे सर वाला आंसर खत्म हुआ। मेरे को लगा यहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला कि यार चलो ठीक है, शायद थोड़ा ठीक आंसर दिया है ये। फिर उसके बाद नेक्स्ट मेंबर आए, ये लेडी मेंबर थे, मेंबर 3। तो अब मैं क्यों बोल रहा था आपको, क्योंकि मैंने उस आंसर में बोला था जब सर ने पूछा कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बताओ, तो मैंने बोला था सिविक सेंस के बारे में। तो मैम ने मेरे को पकड़ लिया। मैम कहती कि आपने पहले बोला कुछ सिविक सेंस के बारे में, मुझे एग्जाम्पल दे के बताओ, गिव मी सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिविक सेंस, व्हाई पीपल आर लैकिंग इन सिविक सेंस। तो मैंने कहा मैम द फर्स्ट थिंग दैट आई कैन से इज ट्रैफिक रूल्स। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डू नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, they think it as a burden, a delay, and everything. So that is something that needs to be checked upon. They overspeed, they uh, run by the red lights. Then second thing, ma'am, is cleaning, keeping your surroundings clean. People don't do that. It is as small as eating up a toffee and throwing the wrapper. And that I've really seen है ना, मैं दिल्ली में इतने टाइम रहा हूँ, you'll find ऐसे sophisticated people, well dressed people throwing an ice cream wrapper, 100 rupees मैग्नम चॉकलेट का रैपर आउट ऑफ देयर पोश कार. So that speaks a lot about the kind of citizens and the kind of civic sense that we are creating in our people. Ma'am, the third point that I can talk about is there is a lot of ruckus and hooliganism that people create. For example, say in a wedding, people will bring firearms and they will shoot to show their पावर और टू शो समथिंग, टू शो ऑफ. तो मैम ने कहा कि हाँ गुंडागर्दी करते हैं, शी लिटरली लाइक गुंडागर्दी करते हैं. तो मैंने उस पर कुछ बोला नहीं, मैं ठीक है हाँ, मैं बस हंस दिया. मैंने कहा राइट राइट. तो मैम ने कहा कि अच्छा देन टेल मी हाउ वुड यू इम्प्रूव द सिविक सेंस ऑफ पीपल. फर्स्ट एज अ डीएम हु इज इन पावर एंड सेकेंड एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री. मैंने कहा मैम इफ यू अलाउ then I would like to first tell about how a citizen can do it. तो मैम ने कहा बताइए. तो मैंने कहा मैम the first thing that a citizen can do is to participate in various campaigns with various people and should not be a mute spectator कि जो हो रहा है होने दो. The first thing that a citizen should do is call out. अगर देख रहे हो आप रैपर डालते हो, कॉल आउट करो. एंड आई डू दिस. तो मैंने मैम को बताया कि मैम मैं अपने कॉलेज टाइम पे कैसे कॉल आउट कर देता था जब हमारे कॉलेज के सामने लोग ओपनली यूरिनेट करते थे. फिर मैम सेकंड चीज है कि आप जहां पे आपको दिख रहा है कि कोई कैंपेन हो रही है, कोई चीज हो रही है, कोई अवेयरनेस ड्राइव हो रही है, आप उसमें पार्टिसिपेट करें. आप ये ना सोचें कि बस अथॉरिटीज का काम है. तो मैंने बताया मैम किस तरीके से, मैं जैसे पर्सनली एक बहुत ही छोटी सी नगर पंचायत से आता हूँ, तो मैंने बताया मैम कि मैंने बताया उनको मैम कि कैसे अपनी नगर पंचायत के साथ मिलके हमने क्लिनलीनेस ड्राइव का जो संदेश है गवर्नमेंट का, उसको ऐसे जनमानस तक पहुंचाया, घर घर तक पहुंचाया. वी कन्वेड द आइडिया नॉकिंग डोर टू डोर. वी शोड देम, वी आस्क देम क्वेश्चंस रिगार्डिंग कि आप अपने घर को कैसे साफ रखते हैं. तो किसी ने कहा कि हम दिन में 2 बार सफाई करते हैं, किसी ने कहा कि हमने सफाई के लिए एक हाउस हेल्प रखी हुई है, हम उसको इतना पे करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. तो तब हमने उन्हें फोटोज दिखाए कि जब आप अपने घर को साफ रखने के लिए इतना एफर्ट करते हैं, तो आप बाहर की चीज़ों को साफ रखने के लिए क्यों एफर्ट नहीं करते. हमने उनको उनकी गलियों के फोटो दिखाए एंड दैट क्रिएटेड अ रियल डिफरेंस. तो मैम ने कहा ठीक है. फिर मैंने बोला मैम एज अ डीएम इन पावर द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड डू इज इंप्लीमेंट द लॉ इन लेटर एंड स्पिरिट. Whatever be the thing, whatever be the case, implement the law. If a person is bringing firearms into a wedding, unauthorized firearms, if they are shooting, arrest them. Seize their weapons, arrest them. Because this is completely wrong, not just as per the law, but also as per the Supreme Court recent judgment. And the second thing that I would do is to create emotional messaging with the help of social media outreach. I will target WhatsApp groups, I will target Facebook groups, I'll target YouTube groups, and spread the message, audio visual message of cleanliness to people. तो मैम ने कहा कि ये वाली चीज़ आप सिटीजन रहते हुए करेंगे या एडमिनिस्ट्रेशन में. मैंने कहा मैम दोनों के रूप में कर सकते हैं, सिटीजन भी कर सकता है ये काम और एक एडमिनिस्ट्रेटर भी कर सकता है. मैम ने कहा ठीक है. मैंने कहा मैम द थर्ड थिंग दैट आई वुड डू इज आई वुड डिसेंट्रलाइज दिस एंटायर इनिशिएटिव वेयर बाय आई आस्क द पंचायत हेड्स or the panchayat officers, the panchayat secretaries, to hold weekly meetings with the Gram Sabha or with the people and tell them about these things, or make them aware about these basic laws and the basic rules of the government. And the fourth thing that I'll do is I'll invest
in technology, keeping the CCTVs right. Government is providing a drone to every district for surveillance purpose that can be used so that offenders are somewhere taking a back step when they are doing this. तो अब मैम को लगा कि मैंने डीएम के लिए बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, सिटीजन के लिए नहीं बताई उतनी, तो मैम ने दोबारा मेरे से पूछा कि whatever you are telling, it seems that only when you are in power you can do things. What about a citizen? Don't you think that a citizen can also do a lot of things? मैंने कहा definitely, as I already said that we can do as a citizen, we can participate in campaigns, we can call out. Other than that also, ma'am, what we can do is we can lodge complaints. If we see a repeated miscarriage of justice happening, we can lodge complaints. The another thing, a very important thing that as a citizen one should be doing is being aware of rights. अपने rights को जानना, अपने अधिकारों को जानना. If I have the right to safe environment, then if somebody is throwing garbage in a river or industrial waste in a river, I can call out that person, right? So that needs to be there. तो मैम ने कहा ठीक है. Then the next question was, so I during my school days I worked for leprosy patients. तो मैम ने वहाँ से क्वेश्चन उठाया कि why did you specifically chose to work for leprosy patients? Why specifically leprosy patients? तो I said, ma'am, this was majorly because of two reasons. The first reason is that they are socially outcasted. मैंने कहा कि मैम कोई भी और ऐसी डिजीज नहीं है जिसमें आपको सोशली आउटकास्ट किया जाता है. You might be isolated into your own home, into a premise, but you are never socially outcasted. So leprosy is the only disease in which you are socially outcasted. And the second reason is that this social outcasting of a certain individual and their family is because of lack of awareness. People are not aware about the fact that leprosy is not highly contagious. ऐसा नहीं है कि आपने टच कर दिया किसी लेपर पेशेंट को, किसी जिसको लेप्रेसी हुई और आपको लेप्रेसी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है. तो मैंने कहा कि इन दोनों रीजंस की वजह से मैंने लेप्रेसी स्पेसिफिकली चूज किया उसके लिए काम करना. मैम ने कहा ठीक है. फिर मैम ने लास्ट क्वेश्चन पूछा मेरे से कि ओके मिस्टर जैन, व्हाई इज इंडिया नोन एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड? तो मैंने कहा मैम बिकॉज वी आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स इन जेनेरिक ड्रग्स एंड ऑल्सो लाइक increasing upon our productions of the active pharmaceutical ingredients, the APIs. मैम ने कहा बिल्कुल सही. So tell me what did we do right to take this stage? क्या सही किया हमने? तो मैंने कहा मैम the first thing that we did right was the government deregulated certain pharmaceutical sectors. They capped the prices of certain things. They controlled the quality but deregulated the procedure or the production of these things. Ma'am, the second thing that the government did was, the second thing this happened was because in India, we have a huge demand of medicines because of our obviously huge population. But our paying capacity is not that huge. So there is this gap. And to fill this gap, we had to come up with generic drugs. Ma'am ne kaha, that's all right. But also, don't you think the IPR policy has to play a major role in this? Maine kaha, ma'am, definitely. Indian government does a lot of compulsory licensing at times whenever required so that they are able to give high-end expensive drugs in decent rates. मैम ने बोला, and what about molecular compositions? मैंने कहा मैम that is also one of the case. The government allows replication of molecular compositions, not the entire drug structure, but to create a generic drug out of it, and that is what we are doing right. तो इस पे थोड़ा लंबा डिस्कशन हुआ. Then we moved on to the last member. ये सर तो थोड़ा ऐसा लग रहा था मैं वो गुस्से में से में है. तो उन्होंने सीधा अपने सामने एक पेपर दिखाया मेरे को. He raised a paper in front of my eyes and said, मैंने इस पे एक नंबर लिखा है, सत्यम जैन, मिस्टर सत्यम, 1000 out of 5 lakh. 5 लाख बच्चा जो यूपीएससी का एग्जाम देगा उसमें से सिर्फ 1000 सिलेक्ट होगा. तो मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि everyone is destined to fail in this examination. Then why are you mentoring students to fail? भाई मेरे को लगा यार क्या बोल रहे हो सर, दिन रात मेहनत इसलिए थोड़ी कर रहे हैं कि फेल होए हमारे स्टूडेंट्स. दिन रात तो ठीक है भाई, चलो सर का परसेप्शन चेंज करते हैं. तो मैंने कहा सर इट इज़ डेफिनेटली राइट दैट द प्रोबेबिलिटी इज क्वाइट स्क्यूड. सर ने कहा, तो सर ने एकदम बीच में ऐसे इंटरप्रेट किया, एकदम ऐसे इंटरप्ट किया कि नो इट्स नॉट प्रोबेबिलिटी मिस्टर जैन, इट्स सर्टेनिटी. People in this exam are destined to fail. It is a certain fact. I'm telling you this.
देन टेल मी वाई आर यू मेंटरिंग स्टूडेंट्स टू फेल. मैंने कहा सर द फर्स्ट थिंग दैट इज ऑफ इम्पोर्टेंस हियर इज दैट वी आर नॉट मेंटरिंग स्टूडेंट्स टू फेल. Rather, we are mentoring students to not do things that would result in a failure. We understand that ultimately, out of the people who are attempting the exam, there will only be 1,000 people who will clear it at the end. But we need to create a fair playground whereby everybody has access to the right amount of guidance. सर ने कहा वो बात ठीक है, but why are you not mentoring your students to not attempt the UPSC exam itself and do something else? मैंने कहा सर, first thing is that I never glorify the UPSC examination. I never have ever said this particular line ki you to any of my students that UPSC is the only thing that you should do. I have always said कि आप सोचें समझें अपना एप्टीट्यूड देखें और तब यूपीएससी एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करने आए. आपका नहीं मन है आप मत करिए, दुनिया में और बहुत जॉब्स हैं. आई स्पीक अबाउट दिस इन माई लाइव सेशंस, आई स्पीक अबाउट इन माई रेगुलर सेशंस. यहाँ पे सर को लगा कि चलो ठीक है, ये ऐसे बाकी लोगों की तरह यूपीएससी ग्लोरिफिकेशन नहीं कर रहा, तो सर ने कहा कि हाँ देन दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग दैट यू डू. तो फिर सर ने मेरे से पूछा कि व्हाट इज़ द प्रेवलेंस रेट ऑफ लेप्रेसी इन इंडिया, does it still exist? मैंने कहा सर by the technical definition of it has been eliminated. The technical definition is 1 case per lakh population, per thousand population, and currently it is 0.4 per thousand population. So technically it has been eliminated, but the prevalence rate is 0.4. सर ने कहा okay, and what are the medicines of it? Are there any medicines? तो मैंने बताया yes sir, the government under the National Leprosy Strategy Program has taken up the task of distributing medicines, antibiotics for leprosy. मैंने दो के नाम बताए, तो ये तो ठीक है, थोड़ा सा जेनरिक सा क्वेश्चन था. देन सर ने पूछा मेरे से कि यू टॉक्ड अ लॉट अबाउट क्रिएटिंग अवेयरनेस बट यू फॉरगॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो वो बेसिकली पिछले वाले जो मेंबर, जो लेडी मेंबर थे, जब उनकी मैं बात कर रहा था कि अवेयरनेस क्रिएट करो एज अ सिटीजन, एज अ पर्सन इन पावर, तो कहते हैं कि आप अवेयरनेस क्रिएट करने की इतनी बात कर रहे हैं लेकिन आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भूल गए. अब मेरे को लगा यार अब मैं क्या भूल गया यार, इतना तो मैंने डिटेल में डिस्कस किया. तो सर वॉज लाइक कि वो किसकी फ़ोटो लगी है वहाँ पे ऊपर. मैंने देखा, मैंने कहा सर श्रद्धेय श्री महात्मा गांधी जी. तो कहते व्हाट डिड ही प्रीच. लाइक भाई इतनी प्रीचिंग से यार क्या कर रहे हो, डायरेक्टली पूछ लो भाई क्या पूछना चाह रहे हो. व्हाट डिड ही प्रीच मैं कैसे सोचूं. ठीक है सर को सुनना था समथिंग. तो मैंने कहा सर व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट. तो सर सेड कि ही टॉक्ड अबाउट, he never talked about awareness, he didn't create awareness about anything, he spoke of just one single thing, which is taking the lead, becoming an example, leading by example. खुद करो, खुद साफ सफाई करो, खुद सिविक सेंस इंप्रूव करो तो बाकी लोगों की भी हो जाएगी. आप ये चीज भूल गए. मैंने कहा सर डेफिनेटली दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस एंड आई didn't specifically mention it because the question was regarding me and I have. तो मैंने ऐसे बहुत लाइट और हम्बल टोन में बोला सर आई बिलीव दैट आई हैव सम अमाउंट ऑफ राइट सिविक सेंस एंड वेयर एवर आई गो रॉन्ग आई ट्राई टू करेक्ट माई सेल्फ. तो इस पे सब थोड़ा हंस दिए, वो सर भी थोड़ा हंस दिए. तो मेरे को लगा कि चलो ठीक है यार, मतलब यहाँ पे ऐसे एकदम से सर थोड़ा भड़क सी रहे थे, बट वो चीज़ थोड़ी फिजल डाउन हो गई. फिर लास्ट क्वेश्चन आया मेरे इंटरव्यू का. सर ने कहा कि हु इज़ अ टेररिस्ट, टेल मी मिस्टर सत्यम हु इज़ अ टेररिस्ट. तो मैंने कहा सर एज पर द ऑफिशियल डेफिनेशन विच इज गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, टेररिस्ट इज एनी पर्सन हु डज एनी एक्ट दैट violates or tries to violate the integrity, sovereignty and unity of India by means of weapons or by means of violence, etc etc. तो सर ने कहा कि अच्छा then tell me what should we call so many people who are protesting against the state, मतलब the government of India. मैंने कहा सर that depends upon the kind of protest they are doing. If they are peacefully protesting, just raising their demands, we should call them aware citizens. And if they are protesting for wrong reasons, we should still be calling them our citizens and we should be talking to them. However, if we have people who are protesting by taking guns in their hands, then the government is rightfully within their power to call them either militants or terrorists based on their activities. तो सर ने कहा कि देन व्हाट अबाउट भगत सिंह. अच्छा ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत क्लोज है भाई, भगत सिंह शहीद आजम. तो नाम सुन के मेरे को ऐसे हुआ एकदम, मेरा मतलब इंटरव्यू में बैठे बैठे मेरा हाथ मेरी चेस्ट पे गया.
तो सर ने कहा व्हाट अबाउट भगत सिंह, राजगुरु एंड अदर्स, ब्रिटिशर्स कॉल्ड देम टेररिस्ट, व्हाट आर योर व्यूज? मैंने कहा मेरे व्यूज भगत सिंह को लेके, और मेरा हाथ मेरी चेस्ट पे गया। मैंने कहा सर, फॉर मी दे आर द मोस्ट रेवर्ड, दे आर द बिगेस्ट फाइटर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, दे आर द मोस्ट रेवर्ड। तो सर ने कहा कि दैट इज ऑल राइट, देन हाउ डू वी डिस्टिंग्विश बिटवीन अ टेररिस्ट एंड अ फ्रीडम फाइटर? You call them a freedom fighter, the British called them terrorists. How do we distinguish between a terrorist and a freedom fighter, Mr. Chen? मैंने कहा सर, there is a very simple criteria to distinguish that. When Bhagat Singh and his comrades were fighting against the government, they were fighting against an illegitimate government, a colonial government, a government that the people didn't elect, the people didn't select, the people didn't put there. They usurped the power by wrongful methods, and that is why the protest done by them was a right protest, a legitimate protest. That is why they are the highest caliber of freedom fighters. But a terrorist never does that. A terrorist goes and takes a weapon against a legitimate government in a legitimate democracy. Taking up weapons against the government is no method of protesting, and if you do that, you are rightly called a terrorist. So that is why, sir, Honorable Shraddha Shahid Azam Bhagat Singh is the freedom fighter of the highest caliber and can never ever ever be called anything else. तो यहाँ पे मेरा इंटरव्यू ख़त्म हुआ। तो वापस चेयरपर्सन सर पे आए, तो चेयरपर्सन सर ने बोला कि ओके मिस्टर सत्यम, योर इंटरव्यू इज़ ओवर। तो अब मेरे को तो मेरे को लगा कि यार लास्ट टाइम बैठे हैं यहाँ पे भाई, पता नहीं ज़िंदगी में कभी मौका मिले इस रूम में आने का नहीं आने का। तो मैंने कहा सर, इफ़ यू अलाउ मी, आई वुड लाइक टू से समथिंग, 2 लाइन्स इफ़ यू अलाउ मी। तो सर ने कहा बताइए, बोलिए। तो हंस के सर ने ही फर्स्ट स्माइल्ड, देन ही सेड बोलिए। तो फिर उसके बाद मैंने 2 लाइन्स बोली। अच्छा, वो लाइन्स मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, अगर आपकी दुआएं लग जाती हैं, चीज़ें ठीक हो जाती हैं, सिलेक्शन वगैरह कुछ हो जाता है, तो फिर याद दिलाइएगा, तब बताऊंगा कि मैं लास्ट में इंटरव्यू में वो क्या 2 लाइन्स बोल के आया। ठीक है? तो मैंने अपनी वो 2 लाइन्स बोली और फिर मैंने अपनी बात को कंक्लूड किया। सर ने कहा कि थैंक यू फॉर सेइंग दैट एंड नाउ योर इंटरव्यू इज़ ओवर, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं खड़ा हुआ, मैंने हाथ जोड़े, मैंने सबको दोबारा से नमस्कार किया, थैंक यू बोला उनके टाइम के लिए। एक तो पैनलिस्ट ने मेरे को बोला ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड देन आई केम आउट ऑफ द रूम for the last time. So that's how my interview ended. Ladies and gentlemen, that was, maybe this video was a bit long, but that is how my interview went, and I really wanted to share it with all of you. Regarding the medical, I'll not be telling in this particular video because already video लंबी हो गई, मैंने छोटी करने की सोची थी, but me being me will explain things in detail. Now what I want you to do is, आप कुछ भी बात करना चाहते हैं, so you can tell me in the comments, you can point out to any particular answer that you want, any particular thing that you want, and if you want me to share this transcript, I can do that on the Telegram channel of Understand UPSC. Okay, you can go and download, the link is given in the description. Anything that you want to say, I'll be very happy to listen to you in the comments. We will have a live session on Thursday. So today is Wednesday. We will have a live session on Thursday. Okay, Thursday evening, where I will discuss what should be done in the last 2 months before the prelims examination. What are your anxieties, fears? What are the issues that you are facing? So you'll get a lot of perspective that I have gained over the years of clearing prelims and helping so many students, mentoring so many students, as the discussion of mentor also would have shown. So let's sit on Thursday evening and discuss the strategy. I would really welcome you all to come live and discuss these things with me. Then from the very next day, that is Friday, right? So आज 10 तारीख है, 11 तारीख को लाइव सेशन, 12th फ्राइडे को आपको आपके PT 365 के जो वीडियोस हैं वो मिलने शुरू हो जाएंगे। फ्राइडे को आई ट्राई टू वाइंड अप योर इकोनॉमी पार्ट, पॉलिटी हैज ऑलरेडी बीन डन, इकोनॉमी पार्ट 1 इज डन, इकोनॉमी पार्ट 2 and part 3 will be delivered to you on Friday itself, and I'll try my best to complete things as soon as possible. Have that trust, have that faith. Regarding the PYQs, we will complete the 2023 PYQ very soon. The official announcement will be made on the Telegram channel and on the Understand UPSC channel. If you have not watched the entire
MCQ aptitude development series. Please go and watch it. Please go and watch it, because only then will the 2023 paper make sense to you. I conducted a poll yesterday whereby 50% people voted कि उन्होंने पूरी देख लिया वो playlist. तो जो बाकी 50% people हैं, they also please take time and finish this playlist as soon as possible, because only then you will be able to reap the maximum benefit when I'll be discussing the 2023 paper and its approach. Alright, चलिए फिर बताइए कमेंट्स में कैसा लगा, और ज़्यादा डांटिएगा मत मुझे कि ये क्या खराब खराब से आंसर दे के आए हो जेनेरिक जेनेरिक से. ओके इतना ही निकलता है यार, वहाँ बहुत प्रेशर होता है. चलिए ठीक है फिर, दिस इज़ द एंड ऑफ द इंटरव्यू वीडियो. अब लगते हैं बाकी काम पे. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू ऑल दिस वाइल. You guys are amazing, and thank you so much for all the prayers and the wishes that you sent my way. Truly, truly, truly believe that, like, they were the biggest support that I had, not just during the preparation phase, but right on the day of the interview. दुआएं काम आती है यार. मैं 2021 से बोल रहा हूँ अपने बारे में ये, कि मैं तो चल रहा हूँ तो दुआओं पे चल रहा हूँ. So thank you so much for all these wishes, these blessings, and the prayers that you sent my way. This is Satyam Jain signing off. Till we meet next time. Jai Hind, Vande Matram.